दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी रोज की बातचीत, लड़ाई झगड़े या मजाक अक्सर किसी छुपे हुए पैटर्न को फॉलो करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपके साथ खेल खेलते हैं और आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता? मशहूर मनोवैज्ञानिक एरिक बर्न की किताब गेम्स पीपल प्ले यही राज खोलती है कि रिश्तों और बातचीत में लोग कैसे छुपे हुए मनोवैज्ञानिक गेम्स खेलते हैं। और आज हम इसी किताब का असली सच समझेंगे। इस किताब को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पार्ट 1 की भूमिका में एरिक बर्न बताते हैं कि इंसानी रिश्तों की जड़ में एक गहरी जरूरत होती है, छुआव, पहचान और समय को ढांचा देने की। इसे वे स्टिमुलस हंगर, रिकॉग्निशन हंगर और स्ट्रक्चर हंगर कहते हैं। बच्चा हो या बड़ा, अगर उसे प्यार, ध्यान या पहचान न मिले तो वह अकेलापन, ऊब और मानसिक परेशानी का शिकार हो सकता है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, कभी रस्मों और नियमों के जरिए, कभी हल्की बातचीत यानी पास टाइम से, और कभी जटिल खेलों के जरिए। असली संतोष इंटीमेसी से आता है, पर अधिकतर लोग बार बार गेम्स खेलकर ही अपनी पहचान और संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 का शीर्षक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और इसमें एरिक बर्न हमें यह समझाते हैं कि हर इंसान के व्यक्तित्व में अलग अलग मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें वे पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड नाम देते हैं। ये तीनों अवस्थाएं हमारे व्यवहार, सोच और भावनाओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। पेरेंट वह हिस्सा है जिसे हम अपने माँ बाप या बड़ों से सीखते हैं। इसमें उनके नियम, आदतें और सही गलत के पैमाने शामिल होते हैं। जब हम किसी को डांटते हैं या सलाह देते हैं, तब हम अपने अंदर के पेरेंट से काम कर रहे होते हैं। एडल्ट वह अवस्था है जो तर्क और तथ्यों पर आधारित होती है। यहां इंसान परिस्थिति का विश्लेषण करता है, डेटा इकट्ठा करता है और वस्तुनिष्ठ निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, सड़क पार करते समय ट्रैफिक की गति देखकर निर्णय लेना एडल्ट की भूमिका है। चाइल्ड वह हिस्सा है जो बचपन की भावनाओं, इच्छाओं और अनुभवों से आता है। इसमें मासूमियत, रचनात्मकता, खेल भावना के साथ साथ जिद, डर और विद्रोह भी शामिल होते हैं। बर्न बताते हैं कि चाइल्ड 2 प्रकार का होता है, नेचुरल चाइल्ड जो स्वतः स्फूर्त और रचनात्मक होता है, और अडेप्टेड चाइल्ड जो दूसरों की अपेक्षाओं या दबाव में ढल कर व्यवहार करता है। इन तीनों अवस्थाओं का सही संतुलन इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है। अगर कोई केवल पेरेंट से संचालित हो तो वह कठोर और रूढ़िवादी हो सकता है। अगर एडल्ट कमजोर हो तो निर्णय लेने में दिक्कत होती है, और अगर चाइल्ड हावी हो तो व्यक्ति आवेगी या असंगत व्यवहार करने लगता है। बर्न यह भी बताते हैं कि शराब जैसे प्रभाव पेरेंट को दबाकर चाइल्ड को उभार देते हैं, जिससे व्यक्ति ज्यादा खुला या बेकाबू दिखता है। अंत में वे कहते हैं कि पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड तीनों की अपनी अपनी जरूरी भूमिका है, और इनका संतुलन ही एक स्वस्थ व्यक्तित्व की पहचान है। चैप्टर 2 का शीर्षक है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, और इसमें एरिक बर्न बताते हैं कि जब 2 लोग आपस में मिलते हैं तो उनके बीच होने वाली बातचीत को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। एक व्यक्ति जब कोई संकेत देता है, चाहे वह शब्दों से हो या इशारे से, तो यह ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस कहलाता है। दूसरा व्यक्ति जब उस पर प्रतिक्रिया देता है तो उसे ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स कहा जाता है। बर्न के अनुसार सबसे सरल ट्रांजैक्शन वह है जहां दोनों पक्ष एडल्ट अवस्था से बात करते हैं, जैसे डॉक्टर और नर्स का काम करते समय तालमेल। इसके अलावा पेरेंट चाइल्ड प्रकार के ट्रांजैक्शन भी होते हैं, जैसे बच्चा पानी मांगे और मां उसे ला कर दे। इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन कहा जाता है, क्योंकि दोनों के जवाब और अपेक्षा मेल खाते हैं। समस्या तब आती है जब ट्रांजैक्शंस क्रॉस्ड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पति अपनी पत्नी से एडल्ट तरीके से पूछे, क्या तुम जानती हो मेरी चीज कहां है, और पत्नी चाइल्ड पेरेंट प्रतिक्रिया दे, तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाते हो, तो यहां संचार टूट जाता है। यह क्रॉस ट्रांजैक्शन है और रिश्तों में तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है।
इसके अलावा कुछ बातचीत अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं, जहां सतह पर एक बात होती है लेकिन असली संदेश छिपा होता है। जैसे कोई सेल्समैन कहे, यह चीज बेहतर है लेकिन शायद आप इसे खरीद नहीं पाएंगे। सतह पर यह अडल्ट बातचीत है, लेकिन अंदर छिपा संदेश है कि ग्राहक के चाइल्ड को चुनौती दी जाए और वह इसे साबित करने के लिए वस्तु खरीद ले। बर्न डुप्लेक्स ट्रांजैक्शन की भी चर्चा करते हैं, जो विशेष रूप से फ्लर्टेशन या छेड़छाड़ में दिखती हैं। बाहर से सामान्य बातचीत होती है, पर अंदर गहरे भावनात्मक संकेत चलते रहते हैं। इस पूरे अध्याय का सार यह है कि इंसानी रिश्तों की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि ट्रांजैक्शन कॉम्प्लीमेंटरी रहे। अगर बातचीत क्रॉस्ड या अल्टीरियर हो जाए तो गलतफहमियां और खेल यानी गेम्स शुरू हो जाते हैं। चैप्टर 3 का शीर्षक है प्रोसीजर्स एंड रिचुअल्स, और इसमें एरिक बर्न बताते हैं कि इंसानी लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस अक्सर किसी तयशुदा क्रम में चलते हैं। ये क्रम अचानक नहीं बनते, बल्कि प्रोग्राम किए हुए होते हैं। प्रोग्रामिंग 3 स्रोतों से आती है, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। प्रोसीजर्स वे क्रियाएं हैं जो हकीकत को समझने और उससे निपटने के लिए एडल्ट अवस्था द्वारा तय की जाती हैं। उदाहरण के लिए, विमान चलाना या ऑपरेशन करना पूरी तरह एक प्रोसीजर है, जिसमें तर्क, डेटा और अनुभव का इस्तेमाल होता है। बर्न कहते हैं कि प्रोसीजर की एफिशिएंसी इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान अपने पास मौजूद जानकारी का कितना अच्छा उपयोग करता है, जबकि इफेक्टिवनेस इस पर निर्भर है कि उसका नतीजा क्या आता है। दूसरी ओर रिचुअल्स यानी रस्में समाज और परंपराओं से प्रोग्राम होती हैं और पेरेंट अवस्था से निकलती हैं। जैसे रोजमर्रा के अभिवादन, हाय हेलो कहना, किसी से हालचाल पूछना या औपचारिक समारोह निभाना। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच मान्यता और सुरक्षा का आदान प्रदान होता है। बर्न ने उदाहरण दिया कि जब 2 लोग रोज मिलते हैं और हाय हाय कहकर आगे बढ़ जाते हैं, तो यह एक छोटा सा 4 स्ट्रोक का रिचुअल है। अगर यह क्रम टूट जाए, जैसे कोई जवाब न दे, तो सामने वाले को बुरा लगता है। वह यह भी बताते हैं कि रिचुअल्स न सिर्फ सामाजिक नियमों को बनाए रखते हैं, बल्कि लोगों को यह भरोसा भी दिलाते हैं कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ रिचुअल्स लंबे और औपचारिक होते हैं, जैसे धार्मिक अनुष्ठान, और कुछ बहुत साधारण, जैसे विदाई के शब्द। अध्याय का सार यही है कि प्रोसीजर्स और रिचुअल्स दोनों ही इंसानी बातचीत के अहम हिस्से हैं। प्रक्रियाएं वास्तविकता से जुड़ी जरूरतें पूरी करते हैं, जबकि रीतियां भावनात्मक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता देते हैं। यही आधार आगे चलकर पास टाइम्स और गेम्स की नींव रखते हैं। चैप्टर 4 का शीर्षक है पास टाइम्स, और इसमें एरिक बर्न बताते हैं कि लोग समय बिताने और हल्की फुल्की जुड़ाव बनाने के लिए किस तरह की बातचीत करते हैं। पास टाइम दरअसल एक तरह का सामाजिक खेल है, जिसमें लोग औपचारिक या अर्ध औपचारिक बातें करके खाली समय को भरते हैं। उदाहरण के तौर पर, पार्टियों में लोग कारों, कपड़ों, मौसम, राजनीति या बच्चों की परवरिश पर चर्चा करते हैं। यह सब असली जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि आपसी पहचान और मान्यता पाने के लिए किया जाता है। बर्न बताते हैं कि पास टाइम्स अलग अलग सामाजिक समूहों और उम्र पर आधारित होते हैं। जैसे पुरुष जनरल मोटर्स या खेलकूद की बातें करते हैं, महिलाएं वार्डरोब या किचन पर चर्चा करती हैं, और किशोर मेकिंग आउट जैसे विषयों पर। इन बातचीतों से लोगों को हल्की मान्यता मिलती है और वे तय करते हैं कि किसके साथ वे आगे दोस्ती या गहरे रिश्ते बना सकते हैं। पास टाइम्स का एक और पहलू है कि यह लोगों को उनके रोल्स और पोजीशंस को स्थिर करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मां बार बार बच्चों की शरारत पर चर्चा करती है, तो उसका रोल कठोर पेरेंट के रूप में पुष्ट होता है। इसी तरह कोई व्यक्ति बार बार एंट इट ऑफुल यानी शिकायत करने वाला पास टाइम खेले, तो उसकी स्थिति दूसरों के सामने पीड़ित या निराश के रूप में मजबूत हो जाती है। बर्न कहते हैं कि पास टाइम्स सामाजिक चयन का साधन भी हैं। लोग इन हल्की बातचीतों से तय कर लेते हैं कि किनसे वे नजदीक होना चाहते हैं और किनसे दूरी रखनी है। साथ ही यह समय संरचना का एक सुरक्षित तरीका है, जहां लोग बिना गहरे जोखिम के
सामाजिक संपर्क का आनंद लेते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि पास टाइम्स इंसानी रिश्तों में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे रिश्तों की शुरुआती सीढ़ी हैं, जहां से लोग धीरे धीरे जटिल खेलों या इंटीमेसी की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 5 का शीर्षक है गेम्स, और इसमें एरिक बर्न विस्तार से बताते हैं कि गेम्स साधारण बातचीत, रस्मों या पास टाइम से अलग होते हैं। गेम एक दोहराया जाने वाला ट्रांजैक्शन पैटर्न है, जिसमें सतह पर तो बातचीत सामान्य दिखती है, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ मकसद और अंत में मिलने वाला पे ऑफ जरूरी होता है। गेम्स हमेशा किसी न किसी भावनात्मक नतीजे की ओर ले जाते हैं, और यही इन्हें अलग और गहरा बनाता है। बर्न गेम्स की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि ये हमेशा उलटियल ट्रांजैक्शन पर आधारित होते हैं, यानी ऊपर से एक बात और अंदर से दूसरी। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बार बार मदद मांगकर दूसरों को दोषी महसूस कराता है, जबकि असल मकसद सहानुभूति और नियंत्रण पाना होता है। इसी तरह गेम्स का पे ऑफ कभी भावनात्मक राहत, कभी शक्ति प्रदर्शन और कभी अपनी स्थिति को सही ठहराने का मौका होता है। वे एक मैरिटल गेम इफ इट वरंट फॉर यू का उदाहरण देते हैं, जहां पत्नी अपने पति को अपनी गतिविधियों में रुकावट मानकर शिकायत करती है। सतह पर यह असंतोष है, पर गहराई में यह उसके डर और असुरक्षा को छुपाने का साधन है। इसी से दोनों के बीच झगड़े, अपराधबोध और उपहारों का आदान प्रदान होता है। इसका पे ऑफ यह है कि पत्नी अपनी सोच को सही साबित करती है कि सभी पुरुष हावी और कठोर होते हैं। बर्न यह भी बताते हैं कि गेम्स को समझने के लिए उनके पैटर्न, रोल्स और पे ऑफ का विश्लेषण जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री या क्रॉस ट्रांजैक्शन से आगे बढ़कर गेम्स रिश्तों में तनाव और दोहराव की असली वजह बनते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि इंसान अक्सर अनजाने में गेम्स खेलते हैं, और इन्हें पहचानना ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की सबसे अहम कुंजी है। गेम्स ही वह आधार हैं जिनसे रिश्तों की गहराई, संघर्ष और छिपे मकसद सामने आते हैं। इस किताब के भाग 2 की भूमिका में एरिक बर्न बताते हैं कि इंसानी रिश्तों में खेल यानी गेम्स हर जगह मौजूद रहते हैं। ये खेल साधारण बातचीत जैसे नहीं होते, बल्कि इनमें हमेशा कोई छिपा मकसद और भावनात्मक नतीजा होता है, जिसे पे ऑफ कहते हैं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि ये गेम्स अक्सर अनजाने में खेले जाते हैं, और इनमें शामिल लोग खुद भी पूरी तरह वाकिफ नहीं होते कि वे किस पैटर्न को दोहरा रहे हैं। इस हिस्से में बर्न अलग अलग तरह के गेम्स का परिचय देते हैं, जैसे लाइफ गेम्स, मैरिटल गेम्स, पार्टी गेम्स, सेक्सुअल गेम्स, अंडरवर्ल्ड गेम्स, कंसल्टिंग रूम गेम्स और गुड गेम्स। इन सभी का उद्देश्य यह दिखाना है कि चाहे शादीशुदा जिंदगी हो, दोस्ती हो या कामकाजी माहौल, हर जगह लोग बार बार कुछ खास चालें चलते हैं, और वही उनके रिश्तों की दिशा और गहराई तय करती हैं। चैप्टर 6 का शीर्षक है लाइफ गेम्स, और इसमें एरिक बर्न उन खेलों का विश्लेषण करते हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई से समाये होते हैं। ये गेम्स अक्सर व्यक्ति की सोच, आदतों और उसके बचपन से बने पैटर्न पर आधारित होते हैं। इन खेलों को लोग बार बार खेलते हैं और अनजाने में इन्हीं से अपनी पहचान और रिश्तों को आकार देते हैं। इस अध्याय में 5 प्रमुख लाइफ गेम्स की चर्चा की गई है: एल्कोहलिक, डेप्टर, किक मी, नाउ आई हैव गॉट यू, यू सन ऑफ अ बिच और सी व्हाट यू मेड मी डू। सबसे पहले आता है एल्कोहलिक गेम। ये केवल शराब पीने की लत नहीं है, बल्कि एक सामाजिक खेल है जिसमें कई भूमिकाएं शामिल होती हैं। शराबी व्यक्ति यानी एल्कोहलिक अपने व्यवहार से दूसरों को शामिल करता है, जैसे पत्नी या परिवार वाले जो बार बार समझाते हैं, डॉक्टर जो इलाज करने की कोशिश करता है, और दोस्त जो उसके साथ पीते हैं। असल में एल्कोहलिक पे ऑफ ये होता है कि वह बार बार दूसरों का ध्यान और सहानुभूति खींच लेता है। ये खेल अक्सर गिल्ट, झगड़े और मैं बेचारा हूं जैसी स्थिति में खत्म होता है। इस तरह शराब केवल साधन है, खेल का असली मकसद मान्यता और एक रोल को मजबूत करना होता है। दूसरा है डेटर गेम। इसमें व्यक्ति जानबूझकर कर्ज में फंसता है और बार बार ऐसी परिस्थितियां बनाता है जहां वह दूसरों से उधार ले।
सतह पर यह आर्थिक समस्या लगती है, लेकिन गहराई में इसका पे ऑफ यह है कि डेटर दूसरों पर निर्भर रहकर ध्यान और बातचीत का केंद्र बनता है। परिवार या मित्र उसे डांटते, समझाते या मदद करते हैं और डेटर इस प्रक्रिया से वैलिडेट प्राप्त करता है। यह खेल अक्सर इस स्थिति पर खत्म होता है कि मेरी हालत खराब है और मैं बेबस हूं, जिससे उसे सिंपैथी और कभी-कभी फाइनेंशियल मदद भी मिल जाती है। तीसरा है किक मी गेम। इसमें खिलाड़ी खुद को ऐसी स्थिति में रखता है कि लोग उसे रिजेक्ट करें या क्रिटिसाइज करें। यह व्यक्ति दूसरों से वैलिडेशन पाने के लिए अपनी ही हार सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, कोई ऑफिस कर्मचारी हमेशा काम देर से करे या गलती करे ताकि बॉस उसे डांटे। उसका पे ऑफ यह है कि वह अपने अंदर के विश्वास मैं काबिल नहीं हूं को बार बार साबित कर सके। यह खेल असफलता और निराशा को दोहराता है, लेकिन खिलाड़ी को गहरी आदत पड़ जाती है क्योंकि इससे उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति मजबूत होती है। चौथा है नाउ आई हैव यू, यू सन ऑफ अ बिच। यह खेल खास तौर पर रिश्तों और वैवाहिक जीवन में दिखता है। इसमें खिलाड़ी लगातार मौके ढूंढता है कि सामने वाला छोटी सी गलती करे और फिर वह उस पर गुस्सा उतारे। उदाहरण के लिए, पत्नी थोड़ी देर से खाना बनाए और पति चिल्लाकर कहे, अब पकड़ा गया, तुम हमेशा गलत करती हो। यहां पे ऑफ है गुस्सा निकालना और खुद को सही साबित करना। यह खेल रिश्तों में तनाव और लड़ाई पैदा करता है, लेकिन खेलने वाले को संतोष मिलता है क्योंकि उसे अपने अंदर का क्रोध बाहर निकालने का मौका मिलता है। पांचवां है सीव हार्ट यू मैड मी डू। इस खेल में खिलाड़ी अपनी गलती या नाकामी का दोष दूसरों पर डाल देता है। जैसे कोई आदमी काम करते समय चीज तोड़ दे और तुरंत कहे, देखा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। इस खेल का पे ऑफ है गिल्ट ट्रांसफर करना, यानी खिलाड़ी खुद जिम्मेदारी लेने से बचता है और सामने वाले को दोषी महसूस कराता है। इससे उसकी चाइल्ड अवस्था संतुष्ट होती है क्योंकि वह खुद को निर्दोष और पीड़ित मान लेता है। एरिक बर्न बताते हैं कि इन लाइफ गेम्स की जड़ें बचपन में लिए गए निर्णयों और बनाए गए विश्वासों में होती हैं। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर तय कर लेते हैं कि मैं असफल हूं, मैं बेबस हूं या लोग हमेशा मुझे चोट पहुंचाएंगे। बड़े होने पर वही बिलीफ्स गेम्स के रूप में सामने आते हैं। इन खेलों में रोल्स, पे ऑफ और बार बार दोहराए जाने वाला पैटर्न साफ दिखाई देता है। इस अध्याय का सार यही है कि लाइफ गेम्स इंसान की पहचान और उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को बार बार मजबूत करते हैं। बाहर से यह शराब पीना, कर्ज लेना, झगड़ना या दोष देना लगता है, पर अंदर से यह वैलिडेशन पाने और अपने जीवन की गहरी मान्यताओं को सही साबित करने की कोशिश है। अगर इंसान इन खेलों को पहचान ले तो वह अपनी सोच को बदलकर गेम्स से बाहर निकल सकता है और ज्यादा स्वतंत्र और स्वस्थ रिश्ते बना सकता है। चैप्टर 7 का शीर्षक है मैरिटल गेम्स और इसमें एरिक बर्न उन खेलों पर ध्यान देते हैं जो पति पत्नी या जीवन साथी के रिश्तों में बार बार खेले जाते हैं। ये गेम्स सतह पर साधारण झगड़े या शिकायतें लगते हैं, लेकिन असल में इनमें गहरे छिपे मकसद और पे ऑफ मौजूद होते हैं। बर्न इस अध्याय में कई मैरिटल गेम्स को विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले है कॉर्नर गेम। इसमें एक साथी दूसरे को ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां चाहे वह कुछ भी करे वह गलत साबित हो। उदाहरण के लिए, पत्नी पति से पूछे कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर पति कहे हां, तो पत्नी जवाब दे सकती है, तो तुम मुझे खुश क्यों नहीं रखते? और अगर पति कहे नहीं, तो विवाद और बढ़ जाएगा। इस खेल का पे ऑफ यह है कि एक साथी अपनी सुपीरियर पोजीशन साबित करता है और दूसरे को दोषी महसूस कराता है। दूसरा है कोर्ट रूम गेम। इसमें पति और पत्नी ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वे कोर्ट में हों। एक पक्ष अपने वकील जैसे तर्क पेश करता है और दूसरा बचाव करता है। अक्सर इसमें तीसरे व्यक्ति को गवाह बनाया जाता है, जैसे बच्चे, ससुराल वाले या दोस्त। इसका पे ऑफ यह होता है कि एक साथी अपने पक्ष को सही साबित करता है और दूसरे को हार मानने पर मजबूर करता है। तीसरा है फ्रिगिड वुमन गेम। इसमें पत्नी सतह पर ठंडी और अस्वीकृत लगती है, लेकिन अंदर से वह यह खेलती है कि पति बार बार उसे परस्यू करे और अस्वीकृति सहन करे। इसका पे ऑफ पति के लिए हताशा और पत्नी के लिए यह पुष्टि
कि पुरुष हमेशा दबाव डालते हैं और मुझे अपना नियंत्रण बनाए रखना है। चौथा है हैरिड गेम। यह अक्सर पत्नी द्वारा खेला जाता है, जहां वह लगातार यह जताती है कि वह घर, बच्चे और काम के बोझ तले दबी है। सतह पर यह शिकायत लगती है, लेकिन पे ऑफ यह है कि वह खुद को शिकार साबित करती है और सिंपैथी पाती है। इससे साथ ही यह भी सुनिश्चित होता है कि वह अपनी अधूरी इच्छाओं और असंतोष की जिम्मेदारी खुद पर न लेकर परिस्थिति पर डाल दे। पांचवां है इफ इट वर नॉट फॉर यू गेम। इसमें पत्नी या पति यह दिखाते हैं कि उनकी जिंदगी अधूरी है सिर्फ साथी की वजह से। उदाहरण के लिए पत्नी कहे कि अगर तुम न होते तो मैं करियर बना लेती, या पति कहे कि अगर तुम इतनी मांगे न करती तो मैं आजाद रहता। सतह पर यह शिकायत है, लेकिन असल में यह खेल उन्हें अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं की जिम्मेदारी से बचाता है। पे ऑफ यह है कि खिलाड़ी खुद को सही ठहराकर गिल्ट दूसरे पर डालता है। छठा है लुक हाउ हार्ड आई हैव ट्राइड गेम। इसमें खिलाड़ी दिखाता है कि उसने रिश्ते को बचाने या बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामी साथी की वजह से हुई। जैसे पति कहे, मैंने तुम्हें खुश करने के लिए सब किया, पर तुम कभी संतुष्ट नहीं होती। पे ऑफ यह है कि व्यक्ति खुद को निर्दोष और कोशिश करने वाला साबित करता है, जबकि असल में यह खेल रिश्ते की असफलता से जिम्मेदारी हटाने का साधन होता है। सातवां है स्वीट हार्ट गेम। इसमें साथी सतह पर प्यार और मिठास से भरा व्यवहार करता है, लेकिन इसका मकसद दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता या साथी की कमजोरी को उजागर करना होता है। जैसे किसी पार्टी में पत्नी मीठे लहजे में पति की कमी बताकर लोगों को हंसाती है। सतह पर यह मजाक होता है, लेकिन पे ऑफ है छुपा हुआ ताना और अपने लिए ध्यान आकर्षित करना। बर्न बताते हैं कि मैरिटल गेम्स के पीछे अक्सर बचपन से बने रोल्स और गहरे विश्वास काम करते हैं। पति और पत्नी अपनी असुरक्षाओं, गुस्से या इच्छाओं को खुले तौर पर व्यक्त करने की बजाय गेम्स के जरिए बाहर लाते हैं। ये खेल रिश्तों में तनाव, दूरी और बार बार दोहराए जाने वाले झगड़े पैदा करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए पे ऑफ इतना आकर्षक होता है कि वे इन्हें छोड़ नहीं पाते। इस अध्याय का सार यही है कि शादीशुदा रिश्ते सिर्फ प्यार और जिम्मेदारी से नहीं चलते, बल्कि उनमें कई छुपे हुए गेम्स लगातार खेले जाते हैं। अगर पति पत्नी इन्हें पहचान लें और उनके पीछे के छिपे मकसद को समझ लें, तो वे गेम्स से बाहर निकलकर इंटीमेसी और सच्चे रिश्तों की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 8 का शीर्षक है पार्टी गेम्स, और इसमें एरिक बर्न बताते हैं कि जब लोग सामाजिक माहौल, पार्टियों या दोस्तों की बैठकों में मिलते हैं, तो वे अक्सर कुछ खास खेल खेलते हैं। सतह पर ये खेल हंसी मजाक, हल्की बातचीत या मनोरंजन जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें छिपे हुए मकसद और पे ऑफ मौजूद रहते हैं। बर्न इस अध्याय में मुख्य रूप से 4 पार्टी गेम्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है एंट इट ऑफुल गेम। यह खेल तब खेला जाता है जब लोग एक साथ बैठकर किसी विषय पर लगातार शिकायत करते हैं। उदाहरण के लिए राजनीति, समाज या पड़ोसियों के बारे में बुरा भला कहना। बातचीत का पैटर्न यह होता है कि हर व्यक्ति नए नए उदाहरण देता है ताकि साबित कर सके कि हालात कितने खराब हैं। सतह पर यह साधारण गपशप लगती है, लेकिन असल में पे ऑफ यह है कि खिलाड़ी खुद को सही समझदार मानता है और दूसरों की सहमति पाकर वैलिडेशन लेता है। यह खेल इंटीमेसी से बचने का भी साधन है, क्योंकि लोग गहरी और व्यक्तिगत बातें करने की बजाय बाहरी समस्याओं पर ध्यान लगाते हैं। दूसरा है ब्लेमिश गेम। इसमें खिलाड़ी लगातार दूसरों की कमियां निकालता है। चाहे कितनी भी अच्छी बात हो, ब्लेमिश प्लेयर उसमें कोई ना कोई खोट ढूंढ ही लेता है। जैसे किसी ने नया कपड़ा पहना हो तो वह कहे, ठीक है, पर रंग तुम पर नहीं जमता। इसका पे ऑफ है सुपीरियरिटी की भावना और यह साबित करना कि मैं तो परफेक्ट हूं, बाकी सब अधूरे हैं। इस खेल में लोग असल में अपने अंदर की असुरक्षा को छुपाने के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं। तीसरा है श्लेमील गेम। इसमें खिलाड़ी बार बार ऐसी गलतियां करता है जिससे दूसरों को परेशानी हो, जैसे पार्टी में जानबूझकर कुछ गिरा देना, गिलास तोड़ देना या किसी को असुविधा देना। फिर वह मासूमियत से कहे, ओह माफ करना, ये तो गलती से हो गया। सतह पर यह लापरवाही लगती है,
लेकिन पे ऑफ ये है कि खिलाड़ी गिल्ट दूसरों पर डाल देता है और खुद जिम्मेदारी से बच जाता है। साथ ही उसे यह साबित करने का मौका मिलता है कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह खेल दूसरों को मजबूर करता है कि वे उसकी गलतियों को सहन करें और उसे बार बार माफ करें। चौथा और बहुत प्रसिद्ध खेल है वाई डोंट यू, यस बट गेम। इसमें खिलाड़ी किसी समस्या का समाधान पूछता है और बाकी लोग उसे सुझाव देते हैं, लेकिन हर सुझाव के जवाब में वह कहता है हाँ लेकिन, और बताता है कि वह क्यों काम नहीं करेगा। जैसे कोई कहे तुम डॉक्टर से मिलो, तो जवाब आए हाँ लेकिन डॉक्टर महंगा है। दूसरा कहे तो सरकारी अस्पताल जाओ, तो जवाब हाँ लेकिन वहां लाइन बहुत लंबी है। इस खेल का पे ऑफ है कि खिलाड़ी साबित करता है कि उसकी समस्या का कोई हल नहीं है और वह पीड़ित ही रहेगा। साथ ही सुझाव देने वाले लोग अंत में निराश होकर हार मान लेते हैं और खिलाड़ी अपनी स्थिति देखा मैं सही हूं, कोई मदद नहीं कर सकता में लौट आता है। बर्न बताते हैं कि पार्टी गेम्स का असली मकसद समय बिताना और सतही संबंधों को बनाए रखना है, लेकिन यह इंटीमेसी और असली जुड़ाव से बचने का तरीका भी है। जब लोग पार्टी या सामाजिक माहौल में होते हैं तो वे गहरी भावनाओं या निजी परेशानियों की बजाय गेम्स के जरिए हल्की लेकिन पैटर्न्ड बातचीत करते हैं। इससे उन्हें यह संतोष मिलता है कि वे दूसरों से जुड़े हुए हैं, लेकिन बिना किसी गहरे जोखिम के। इस अध्याय का सार यही है कि पार्टी गेम्स इंसानी रिश्तों में बार बार दिखते हैं। वे दिखने में छोटे और मजाकिया लगते हैं, लेकिन असल में यह पैटर्न लोगों को अपने रोल्स में बांधते हैं और सच्ची निकटता से दूर रखते हैं। अगर लोग इन्हें पहचान लें तो वे सतही खेलों से आगे बढ़कर ईमानदार और सार्थक रिश्ते बना सकते हैं। चैप्टर 9 का शीर्षक है सेक्सुअल गेम्स और इसमें एरिक बर्न उन खेलों का विश्लेषण करते हैं जो पुरुष और स्त्री के बीच आकर्षण, इच्छा और शक्ति के इर्द गिर्द खेले जाते हैं। सतह पर ये रोमांटिक या मजाकिया लगते हैं, लेकिन गहराई में इनका मकसद अलग होता है और पे ऑफ हमेशा किसी भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक लाभ में बदल जाता है। इस अध्याय में बर्न मुख्य रूप से 5 सेक्सुअल गेम्स का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले है लेट्स यू एंड हिम फाइट। ये खेल अक्सर तब दिखता है जब एक महिला 2 पुरुषों के बीच तनाव पैदा करती है। महिला एक से कहती है कि दूसरा उसके बारे में बुरा बोलता है या छेड़खानी करता है और इस तरह दोनों को भिड़ा देती है। सतह पर यह साधारण गपशप या शिकायत लगती है, लेकिन पे ऑफ ये है कि महिला खुद को आकर्षक और महत्वपूर्ण महसूस करती है क्योंकि 2 पुरुष उसके लिए लड़ते हैं। यह खेल रिश्तों में शक्ति और नियंत्रण का एहसास दिलाता है। दूसरा है परवर्जन गेम। इसमें खिलाड़ी अपनी यौन इच्छाओं या विकृतियों को छुपाने और संतुष्ट करने के लिए खेल रचता है। सतह पर यह सामान्य व्यवहार दिख सकता है, लेकिन असल में खिलाड़ी अपने हिडन मोटिव्स को पूरा कर रहा होता है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार ऐसा माहौल बनाए जिसमें उसकी असामान्य सेक्सुअल प्रेफरेंस बार बार सामने आए और दूसरों को असुविधा पहुंचे। पे ऑफ ये है कि वह अपनी छुपी इच्छा को अप्रत्यक्ष रूप से पूरा करता है और गिल्ट या शर्म को दूसरों पर स्थानांतरित करता है। तीसरा और बहुत प्रसिद्ध खेल है रापो। यह खेल महिला और पुरुष के बीच फ्लर्टेशन और शक्ति संघर्ष से जुड़ा होता है। महिला जानबूझकर संकेत देती है जिससे पुरुष आकर्षित हो और पहल करे। फिर अचानक वह पीछे हट जाती है और उसे दोषी ठहराती है। यह खेल 3 स्तरों पर खेला जाता है। प्लेफुल रैपो, जहां यह हल्का फ्लर्ट होता है। विक्टिम रैपो, जहां महिला पुरुष को गंभीर दोष में फंसा देती है। और किलिंग रैपो, जहां मामला कानूनी या हिंसक परिणाम तक पहुंच सकता है। सतह पर महिला मासूम लगती है, लेकिन पे ऑफ ये है कि वह अपने ऊपर का नियंत्रण बनाए रखे और पुरुष को शर्मिंदा या दोषी साबित करे। चौथा है द स्टॉकिंग गेम। इसमें महिला जानबूझकर ऐसे कपड़े या हरकतें करती है जिससे पुरुष आकर्षित हों, जैसे टांग पर स्टॉकिंग ठीक करना या सजेस्टिव जेस्चर्स करना। सतह पर यह सामान्य हरकत लग सकती है, लेकिन पे ऑफ ये है कि महिला दूसरों का ध्यान खींचकर वैलिडेशन पाती है और अपनी डिजायरेबिलिटी को साबित करती है। पुरुष भी इस खेल में अनजाने फंस जाते हैं
क्योंकि वे प्रतिक्रिया देते हैं और महिला को यह शक्ति मिलती है कि वह तय करे कितना आगे बढ़ना है। 5वां है अपरोर। यह खेल अक्सर वैवाहिक जीवन या लंबे रिश्तों में दिखता है। इसमें एक साथी जानबूझकर बहस छेड़ता है, खासकर सेक्सुअल विषयों को लेकर, जैसे पत्नी पति पर आरोप लगाए कि वह उसकी इच्छाओं को नहीं समझता या पति पत्नी पर कि वह पर्याप्त ध्यान नहीं देती। यह बहस धीरे धीरे बड़े झगड़े में बदल जाती है। सतह पर यह असहमति लगती है, लेकिन पे ऑफ यह है कि खिलाड़ी गुस्सा निकालता है, साथी को दोषी साबित करता है और अपनी सुपीरियर स्थिति बनाए रखता है। बर्न बताते हैं कि सेक्सुअल गेम्स की खासियत यह है कि ये सतह पर इंटीमेसी या अट्रैक्शन के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन असली मकसद इंटीमेसी से बचना होता है। खिलाड़ी गहरी नजदीकी और ईमानदारी से डरते हैं, इसलिए वे गेम्स खेलकर अपने रोल्स और पावर बैलेंस को बनाए रखते हैं। यह खेल रिश्तों में उत्साह और नाटक जरूर लाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट और असली निकटता को कमजोर कर देते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि सेक्सुअल गेम्स इंसानी रिश्तों का बहुत सामान्य हिस्सा हैं। वे फ्लर्टेशन, संघर्ष और बहस के रूप में सामने आते हैं, लेकिन उनका असली पे ऑफ है शक्ति, नियंत्रण और वैलिडेटेशन। चैप्टर 10 का शीर्षक है अंडरवर्ल्ड गेम्स और इसमें एरिक बर्न बताते हैं कि समाज के गैरकानूनी या आपराधिक हिस्से में भी गेम्स खेले जाते हैं। ये गेम्स सतह पर अपराध या चालाकी जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में इनका भी निश्चित पैटर्न, रोल्स और पे ऑफ होता है। इस अध्याय में 3 मुख्य गेम्स की चर्चा की गई है। सबसे पहले है कॉप्स एंड रॉबर्स गेम। इसमें अपराधी और कानून व्यवस्था दोनों भूमिकाओं के खिलाड़ी शामिल होते हैं। अपराधी चोरी, ठगी या अपराध करता है, लेकिन गहराई में उसका पे ऑफ केवल पैसा नहीं होता, उसे थ्रिल, रोमांच और अपने रोल को सही साबित करने का संतोष मिलता है। दूसरी ओर पुलिस भी केवल अपराध रोकने के लिए नहीं खेलती, बल्कि उसका पे ऑफ है अपनी शक्ति और नैतिक श्रेष्ठता दिखाना। इस खेल में दोनों पक्ष अनजाने में एक दूसरे को जरूरी बनाते हैं, जैसे अपराधी पुलिस को व्यस्त रखता है और पुलिस अपराधी के रोल को मजबूत करती है। दूसरा है हाउ डू यू गेट आउट ऑफ हियर गेम। यह जेल या कैद से जुड़े माहौल में खेला जाता है। इसमें अपराधी बार बार यह साबित करने की कोशिश करता है कि सिस्टम उसे फंसाए हुए है और वह निर्दोष है। उसकी बातचीत और हरकतें इस पैटर्न को दोहराती हैं कि मैं यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा। पे ऑफ ये है कि वह खुद को पीड़ित और चतुर दोनों साबित करता है। अक्सर साथी कैदी या जेलर भी इस खेल का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि वे या तो उसे सहानुभूति देते हैं या उसकी योजना का मजाक उड़ाते हैं। तीसरा है लेट्स पुल ए फास्ट वन ऑन जॉय गेम। ये खेल अपराधियों के बीच खेला जाता है। इसमें एक समूह किसी भोले या कम अनुभवी साथी को बेवकूफ बनाकर लाभ उठाता है। सतह पर यह चालाकी या मजाक लगता है, लेकिन गहराई में पे ऑफ ये है कि खिलाड़ी खुद को होशियार और श्रेष्ठ साबित करता है। जो साथी धोखा खाता है, उसका पे ऑफ ये होता है कि वह अपनी कमजोरी को सही साबित करता है और अगले मौके पर बदला लेने का कारण जुटाता है। बर्न बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड गेम्स भी बाकी खेलों की तरह मानवीय जरूरतों को पूरा करते हैं। पहचान पाना, शक्ति दिखाना, दोष टालना और अपनी स्थिति को सही साबित करना। अंतर बस इतना है कि ये गेम्स सामाजिक रूप से खतरनाक और कानूनी रूप से दंडनीय होते हैं। इनके पैटर्न यह दिखाते हैं कि अपराध केवल पैसे या फायदे के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसमें भी मनोवैज्ञानिक भूमिकाएं और संतुष्टि जुड़ी होती है। इस अध्याय का सार यही है कि अपराध की दुनिया को समझने के लिए केवल कानून की नजर काफी नहीं, बल्कि गेम्स के मनोविज्ञान को भी समझना जरूरी है। अपराधी और व्यवस्था दोनों अपने रोल्स निभाते हैं और इनका आपसी खेल ही अंडरवर्ल्ड को बनाए रखता है। चैप्टर 11 का शीर्षक है कंसल्टिंग रूम गेम्स और इसमें एरिक बर्न उन खेलों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं जो अक्सर डॉक्टर और मरीज, खासकर मनोचिकित्सक और उनके क्लाइंट के बीच खेले जाते हैं। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे मरीज मदद पाने की बजाय अनजाने में गेम्स खेलते रहते हैं और डॉक्टर भी
कभी कभी उनमें फंस जाते हैं। ये खेल उपचार की दिशा को बदल देते हैं और असली इंटीमेसी या ईमानदार आत्मनिरीक्षण से बचने का साधन बन जाते हैं। इस अध्याय में कई प्रमुख गेम्स का उल्लेख है। सबसे पहले है ग्रीन हाउस गेम। इसमें मरीज डॉक्टर से यह उम्मीद करता है कि वह उसे पूरी तरह सुरक्षित माहौल दे, जैसे एक ग्रीन हाउस पौधे को सुरक्षा देता है। सतह पर यह मासूम सी इच्छा लगती है, लेकिन पे ऑफ यह है कि मरीज कभी भी वास्तविक जीवन की चुनौतियों से नहीं निपटता। वह बार बार सुरक्षित और संरक्षित महसूस करना चाहता है और डॉक्टर की डिपेंडेंसी बढ़ाता है। इस खेल का नतीजा यह है कि मरीज की असली प्रगति रुक जाती है, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियां लेने से बचता है। दूसरा है आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू गेम। यह खेल खास तौर पर तब खेला जाता है जब डॉक्टर या काउंसलर लगातार सुझाव और सलाह देता है, लेकिन मरीज हर सुझाव पर हां लेकिन कहकर उसे अस्वीकार करता है। सतह पर मरीज परेशान और मदद चाहता है, पर असल में उसका पे ऑफ यह है कि वह साबित करता है कि उसकी समस्या का कोई हल नहीं है। डॉक्टर के लिए पे ऑफ यह है कि वह खुद को सहायक और व्यस्त महसूस करता है, भले ही असली बदलाव न हो। यह खेल अक्सर रिश्ते को लंबे समय तक खींचता है, लेकिन प्रगति नहीं होने देता। तीसरा है इंडिजेंस गेम। इसमें मरीज लगातार अपनी गरीबी, कठिनाइयों और मजबूरियों का जिक्र करता है। वह डॉक्टर को यह साबित करना चाहता है कि उसकी हालत इतनी खराब है कि कोई समाधान संभव नहीं। इसका पे ऑफ यह है कि मरीज गिल्ट और सिंपैथी पाता है और अपनी स्थिति को स्थिर रखता है। कभी कभी डॉक्टर भी इस खेल में फंसकर कंसेशन या विशेष ध्यान देने लगता है, जिससे मरीज का रोल और मजबूत होता है। चौथा है पेजेंट गेम। इसमें मरीज जानबूझकर अपने आप को अनपढ़, भोला या सरल दिखाता है। वह बार बार यह जताता है कि वह सोफिस्टिकेटेड लोगों की दुनिया नहीं समझ सकता। सतह पर यह मासूमियत लगती है, लेकिन पे ऑफ यह है कि वह खुद को इंफीरियर दिखाकर दूसरों से जिम्मेदारी या उम्मीद कम करवा लेता है। यह खेल डॉक्टर को सुपीरियर महसूस कराता है और मरीज को अपने कमजोर लेकिन प्यारे रोल को सही साबित करने का मौका देता है। पांचवां है साइकाइट्री गेम। इसमें मरीज मनोचिकित्सक को मैनिपुलेट करता है, मानो वह इलाज के लिए नहीं बल्कि उसे परखने या उलझाने आया हो। जैसे मरीज बार बार डॉक्टर के सुझावों को चुनौती दे, उसके तरीकों पर सवाल उठाए या उसे प्रोवोक करे। पे ऑफ यह है कि मरीज साबित करता है कि डॉक्टर भी मेरी मदद नहीं कर सकता, और साथ ही अपने नियंत्रण की भावना बनाए रखता है। डॉक्टर का पे ऑफ यह है कि वह चुनौती स्वीकार करके खुद को बुद्धिमान और सक्षम दिखाए। यह खेल बहुत आम है और अक्सर थेरेपी को आगे बढ़ने से रोकता है। छठा है स्टूपिड गेम। इसमें मरीज बार बार ऐसा व्यवहार करता है मानो वह कुछ समझ ही न पाए। चाहे डॉक्टर कितनी भी बार समझाए, मरीज कहेगा, मैं बहुत बेवकूफ हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सतह पर यह निराशा लगती है, लेकिन असल पे ऑफ यह है कि मरीज जिम्मेदारी से बचता है और साथ ही दूसरों को परेशान करके गिल्ट ट्रिगर करता है। डॉक्टर खुद को असफल महसूस कर सकता है, जबकि मरीज अपनी स्टुपिडिटी की धारणा को सही ठहराता है। सातवां और बहुत दिलचस्प खेल है वुडन लेग गेम। इसमें मरीज अपनी किसी कमी, बीमारी या दोष का इस्तेमाल बहाने की तरह करता है। जैसे, मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वुडन लेग है। यहां वुडन लेग केवल प्रतीक है। यह शारीरिक बीमारी, मानसिक समस्या या कोई भी कमजोरी हो सकती है। पे ऑफ यह है कि मरीज अपनी नाकामी या आलस्य का जिम्मेदार खुद को नहीं बल्कि अपनी कमी को ठहराता है। उदाहरण के लिए, कोई कहे कि मैं कभी खुश नहीं रह सकता क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ सख्त थे। असल में यह खेल जिम्मेदारी से बचने और सिंपैथी पाने का जरिया है। एरिक बर्न बताते हैं कि कंसल्टिंग रूम गेम्स का खतरा यह है कि वे असली इंटीमेसी और ईमानदार बातचीत को रोकते हैं। मरीज खुलकर अपने डर, गुस्से या इच्छाओं का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए गेम्स खेलता है। डॉक्टर भी अगर सजग न हो तो इन खेलों में उलझकर अपना पे ऑफ लेने लगता है। नतीजा ये होता है कि इलाज का असली मकसद पूरा नहीं होता। इस अध्याय का सार यही है कि कंसल्टिंग रूम सिर्फ इलाज का स्थान नहीं बल्कि गेम्स का मैदान भी बन सकता है। मरीज अपनी असली समस्याओं से बचने के लिए
अलग अलग गेम्स खेलता है और डॉक्टर भी अनजाने में उनमें शामिल हो सकता है। अगर दोनों इन गेम्स को पहचान लें और उनसे बाहर निकलें तो असली प्रगति संभव है। गेम्स को तोड़ना ही ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि तभी मरीज ईमानदारी, जिम्मेदारी और ऑटोनॉमी की ओर कदम बढ़ाता है। चैप्टर 12 का शीर्षक है गुड गेम्स और इसमें एरिक बर्न उन खेलों की चर्चा करते हैं जिनका असर नकारात्मक की बजाय सकारात्मक होता है। अब तक की किताब में हमने ऐसे गेम्स देखे जो रिश्तों में तनाव, दोषारोपण, शक्ति संघर्ष और दूरी पैदा करते थे। लेकिन इस अध्याय में बर्न बताते हैं कि इंसान गेम्स खेले बिना नहीं रह सकता, इसलिए जरूरी है कि अगर खेलना ही है तो ऐसे गेम्स खेले जाएं जिनका नतीजा सबके लिए लाभकारी हो। ये गेम्स भी पैटर्न ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन इनका पे ऑफ खुशी, सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित होता है। सबसे पहले है बसमैन्स हॉलिडे। इसमें खिलाड़ी अपने पेशे या हुनर को आराम के समय भी मजे के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे एक डॉक्टर छुट्टी में दोस्तों के बीच स्वास्थ्य से जुड़ी दिलचस्प बातें साझा करे या इंजीनियर यात्रा के दौरान किसी पुल की बनावट पर चर्चा करे। सतह पर यह जानकारी बांटना है, लेकिन पे ऑफ यह है कि सबको ज्ञान मिलता है और खिलाड़ी को संतोष होता है कि उसका हुनर सराहा जा रहा है। यह खेल रिश्तों में दूरी नहीं बल्कि अपनापन बढ़ाता है। दूसरा है कैवलियर। इसमें खिलाड़ी दूसरों के लिए आकर्षण और चार्म पैदा करता है, लेकिन उसका मकसद धोखा देना या फायदा उठाना नहीं होता। वह दूसरों को अच्छा महसूस कराने के लिए सहजता और विनम्रता का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति हर किसी से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे, उनकी तारीफ करे और माहौल को हल्का रखे। पे ऑफ ये है कि सभी लोग सहज और खुश महसूस करते हैं और खिलाड़ी खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी सोर्स के रूप में देखता है। तीसरा है हैप्पी टू हेल्प। यह खेल उन लोगों का है जो दूसरों की मदद सच्चे मन से करते हैं। सतह पर यह साधारण सहायता लगती है, लेकिन यह पैटर्न ट्रांजैक्शन बन जाता है, क्योंकि बार बार ऐसा होने से खिलाड़ी अपनी पहचान मैं सहायक हूं के रूप में मजबूत करता है। जैसे पड़ोसी हमेशा मदद के लिए तैयार रहे या कोई दोस्त हर बार समय पर सहायता करे। पे ऑफ यह है कि दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। मदद करने वाला गर्व और संतोष महसूस करता है और मदद पाने वाला आभारी होता है। चौथा है होमली सेज। इसमें खिलाड़ी साधारण लेकिन गहरी समझ वाली बातें साझा करता है। यह व्यक्ति बड़ा विद्वान नहीं होता, लेकिन जीवन के अनुभवों से उसने व्यावहारिक ज्ञान पाया होता है। जैसे गांव का बुजुर्ग या परिवार का बुजुर्ग सदस्य जो साधारण भाषा में जीवन के सबक बताता है। इसका पे ऑफ ये है कि सुनने वालों को प्रेरणा मिलती है और खिलाड़ी को सम्मान व महत्व का एहसास होता है। ये खेल रिश्तों में विश्वास और आत्मीयता लाता है। पांचवां है दिल बी ग्लैड दे न्यू मी। ये खेल तब खेला जाता है जब व्यक्ति अपने जीवन को इस तरह जीता है कि मरने या अनुपस्थित होने पर लोग सचमुच उसे याद करें और उसकी अच्छाई को महसूस करें। खिलाड़ी बार बार ऐसे काम करता है जिनसे दूसरों को खुशी, राहत या प्रेरणा मिले। पे ऑफ ये है कि वह अपनी जिंदगी का मूल्य दूसरों की नजरों में देखता है और अंत में यह भरोसा रखता है कि उसका अस्तित्व दूसरों के लिए मायने रखता है। बर्न कहते हैं कि इन अच्छे गेम्स की अहमियत यह है कि ये भी समय को संरचित करते हैं, मान्यता का आदान प्रदान करते हैं और व्यक्तित्व को मजबूत करते हैं, लेकिन इनका नतीजा विनाशकारी नहीं होता। यह रिश्तों में नकारात्मक चक्र की बजाय सकारात्मक चक्र पैदा करते हैं। इंसान की जरूरत केवल ध्यान खींचना नहीं होती, बल्कि अच्छा और सार्थक जुड़ाव बनाना भी होती है। इस अध्याय का सार यही है कि अगर इंसान गेम्स से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता, तो कम से कम ऐसे गेम्स खेले जिनका पे ऑफ रचनात्मक और लाभकारी हो। गुड गेम्स हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने रोल्स और आदतों को ऐसे ढाल सकते हैं कि वे दूसरों के लिए भी उपयोगी हों और हमारे लिए भी संतोषजनक। भाग 3 में एरिक बर्न समझाते हैं कि अब तक हमने खेलों को पहचाना और उनका विश्लेषण किया, लेकिन आगे का असली सवाल है कि इन खेलों से परे इंसान की जिंदगी कैसी हो सकती है। वे बताते हैं कि गेम्स हमें असली नजदीकी और आत्मनिर्भरता से दूर रखते हैं।
इस हिस्से में ध्यान ऑटोनॉमी पर है, यानी व्यक्ति की वह क्षमता जहां वह स्वतंत्र सोच सके, अपने भावनाओं को समझे और बिना किसी छिपे मकसद के दूसरों से जुड़े। बर्न मानते हैं कि गेम्स इंसान की रोजमर्रा की आदतें बन जाते हैं, लेकिन इन्हें समझने और छोड़ने से हम इंटीमेसी और सच्ची आजादी हासिल कर सकते हैं। यही रास्ता हमें गेम फ्री और ज्यादा संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। चैप्टर 13 का शीर्षक है द सिग्निफिकेंस ऑफ गेम्स, और इसमें एरिक बर्न बताते हैं कि गेम्स केवल हल्की फुल्की बातचीत या समय बिताने के साधन नहीं हैं, बल्कि वे इंसानी रिश्तों और पूरे सामाजिक ढांचे में गहरी भूमिका निभाते हैं। बर्न कहते हैं कि हर इंसान को मान्यता, संरचना और भावनात्मक संतुलन की जरूरत होती है। जब इंटीमेसी या सच्चा जुड़ाव संभव नहीं होता तो लोग गेम्स खेलते हैं। इस तरह गेम्स एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करते हैं, जो व्यक्ति को अकेलेपन या असहज चुप्पी से बचाते हैं। वे समझाते हैं कि गेम्स का सबसे बड़ा महत्व यह है कि वे समय को संरचित करते हैं। इंसान लगातार किसी न किसी ट्रांजैक्शन में रहना चाहता है और गेम्स इस आवश्यकता को पूरी करते हैं। इसके अलावा गेम्स व्यक्ति को एक स्थायी रोल भी देते हैं, जैसे शिकार, उद्धारकर्ता, आलोचक या पीड़ित। इन रोल्स से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसकी पहचान स्थिर है। बर्न यह भी बताते हैं कि गेम्स रिश्तों की दिशा तय करते हैं। उदाहरण के लिए मैरिज गेम्स पति पत्नी के बीच दूरी या संघर्ष को बार बार दोहराते हैं, जबकि पार्टी गेम्स सतही बातचीत को बनाए रखते हैं। इन खेलों के बिना कई रिश्ते अधूरे और अस्थिर हो जाते। इसके साथ ही गेम्स का नकारात्मक पहलू भी है। वे इंटीमेसी और ईमानदार संवाद की जगह ले लेते हैं। लोग गेम्स खेलकर अपने असली डर, इच्छाएं और गुस्सा व्यक्त करने से बचते हैं। पे ऑफ चाहे गिल्ट, सुपीरियॉरिटी या सिंपैथी हो, लेकिन असल में यह रिश्तों में गहराई रोकता है। चैप्टर 14 का शीर्षक है द प्लेयर्स, और इसमें एरिक बर्न यह समझाते हैं कि गेम्स खेलने वाले लोग कौन होते हैं और उनकी भूमिकाएं कैसे बनती हैं। वे बताते हैं कि हर इंसान किसी न किसी समय खेल का खिलाड़ी बनता है, क्योंकि गेम्स हमारी सामाजिक जरूरतों और बचपन से बने पैटर्न का हिस्सा हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग गेम्स को हल्के रूप में खेलते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं पर आधारित कर लेते हैं। बर्न के अनुसार हर खिलाड़ी का एक रोल होता है। कोई पीड़ित बनता है, कोई उद्धारकर्ता, कोई आलोचक या नियंत्रक। ये रोल्स बचपन से बने विश्वासों और अनुभवों पर टिके होते हैं। जैसे कोई बच्चा जिसने लगातार आलोचना झेली हो, बड़ा होकर मैं हमेशा गलत हूं वाली स्थिति अपनाता है और गेम्स में वही रोल निभाता है। दूसरी ओर जो खुद को सुपीरियर मानता है, वह हर समय दूसरों की कमियां निकालने वाले खेल खेलता है। वे यह भी बताते हैं कि खिलाड़ी अक्सर अपने रोल को सही ठहराने के लिए गेम्स का सहारा लेते हैं। इससे उन्हें भावनात्मक पे ऑफ मिलता है, चाहे वह गिल्ट हो, गुस्सा हो, सहानुभूति हो या आत्मसंतोष। यह पे ऑफ उनके लिए एडिक्शन की तरह होता है, इसलिए वे बार बार वही गेम्स दोहराते हैं। बर्न यह स्पष्ट करते हैं कि खिलाड़ी केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक समूहों और पेशेवर जीवन में भी गेम्स खेलते हैं। नेता, कर्मचारी, माता पिता, शिक्षक सभी किसी न किसी रूप में खिलाड़ी बनते हैं। अध्याय का सार यह है कि हर इंसान किसी न किसी रूप में खिलाड़ी है। गेम्स केवल समय बिताने के साधन नहीं, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी करने का तरीका है, और इन्हें समझना रिश्तों और व्यक्तित्व दोनों को समझने की कुंजी है। चैप्टर 15 का शीर्षक है ए पैराडाइम, और इसमें एरिक बर्न यह दिखाते हैं कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस केवल व्यक्तिगत बातचीत को समझने का साधन नहीं है, बल्कि यह पूरे इंसानी व्यवहार का एक व्यापक मॉडल यानी पैराग्राफ बन सकता है। वे कहते हैं कि हर इंसान के पास 3 ईगो स्टेट्स होते हैं, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड, और इन्हीं से सारे ट्रांजैक्शंस और गेम्स निकलते हैं। अगर हम इन अवस्थाओं को सही तरह से समझ लें तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यों लोग बार बार वही पैटर्न दोहराते हैं और रिश्तों में वही नतीजे सामने आते हैं। बर्न समझाते हैं कि यह पैराडाइम हमें न सिर्फ गेम्स पहचानने में मदद करता है, बल्कि यह भी दिखाता है
कि लोग इंटीमेसी से क्यों बचते हैं। गेम्स दरअसल ऐसे रास्ते हैं जिनसे लोग अपनी गहरी भावनाओं को छुपाते हैं और सतही बातचीत में उलझे रहते हैं। इस मॉडल के जरिए यह देखा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किस स्थिति में पेरेंट की तरह नियम थोप रहा है, कब एडल्ट की तरह तथ्य पर आधारित निर्णय ले रहा है और कब चाइल्ड की तरह भावनात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है। वे यह भी बताते हैं कि यह पैराडाइम सामाजिक संरचना को समझने में भी सहायक है। परिवार, दफ्तर या किसी बड़े संगठन में जो शक्ति संतुलन और संघर्ष दिखाई देता है, उसे भी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के लेंस से देखा जा सकता है। हर रिश्ते और बातचीत में ईगो स्टेट्स और गेम्स की छाप होती है। अध्याय का सार यही है कि बर्न ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक फ्रेमवर्क मानते हैं, जो हमें यह सिखाता है कि इंसान के व्यवहार को केवल सतही शब्दों या हरकतों से नहीं, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक संरचनाओं और बार बार खेले जाने वाले गेम्स के जरिए समझा जा सकता है। चैप्टर 16 का शीर्षक है ऑटोनॉमी, और इसमें एरिक बर्न बताते हैं कि इंसान का असली लक्ष्य केवल गेम्स पहचानना या उनसे बचना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी स्वतंत्रता यानी ऑटोनॉमी हासिल करना है। बर्न के अनुसार ऑटोनॉमी का मतलब है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी को सचेत रूप से जिए, बिना उन पुराने पैटर्न्स और गेम्स के जिनमें वह अनजाने में फंसता रहता है। वे ऑटोनॉमी के 3 मुख्य पहलुओं पर जोर देते हैं: जागरूकता, सहजता और अंतरंगता। इंटीमेसी। जागरूकता का अर्थ है कि व्यक्ति दुनिया और लोगों को वैसे ही देखे जैसे वे वास्तव में हैं, न कि पुराने विश्वासों और पूर्वाग्रहों की नजर से। सहजता का मतलब है कि वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबाए बिना ईमानदारी से व्यक्त करे, और अंतरंगता का अर्थ है कि वह दूसरों से बिना गेम्स खेले सच्चे और गहरे स्तर पर जुड़ सके। बर्न बताते हैं कि ऑटोनॉमी पाने के लिए इंसान को अपने बचपन के निर्णयों और स्क्रिप्ट से बाहर आना होगा। बहुत बार लोग वही पैटर्न्स दोहराते हैं जो उन्होंने बचपन में सीखे थे, जैसे पीड़ित बनना, दोषारोपण करना या जिम्मेदारी से बचना। ऑटोनॉमी का मतलब है कि वे इन स्क्रिप्ट्स को तोड़कर अपनी जिम्मेदारी खुद लें। वे यह भी मानते हैं कि ऑटोनॉमी पाना आसान नहीं है, क्योंकि गेम्स इंसान को सुरक्षा और पूर्वानुमान देते हैं। लेकिन असली संतोष और मानसिक स्वतंत्रता तभी आती है जब व्यक्ति गेम्स से ऊपर उठकर ईमानदारी, स्वतंत्र सोच और सच्चे रिश्तों की ओर बढ़े। अध्याय का सार यही है कि ऑटोनॉमी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का अंतिम लक्ष्य है। यह इंसान को जागरूक, सहज और अंतरंग बनाकर उसकी जिंदगी को अधिक सच्चा, स्वतंत्र और संतुलित बनाता है। चैप्टर 17 का शीर्षक है द अटेनमेंट ऑफ ऑटोनॉमी, और इसमें एरिक बर्न यह बताते हैं कि ऑटोनॉमी केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक उपलब्धि है जिसे व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास और समझ से हासिल कर सकता है। ऑटोनॉमी का मतलब है कि इंसान अपने पुराने स्क्रिप्ट्स और गेम्स से मुक्त होकर अपनी असली क्षमता और स्वतंत्रता से जिए। बर्न के अनुसार ऑटोनॉमी पाने के लिए व्यक्ति को पहले यह पहचानना होता है कि वह किस किस गेम में उलझा है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसके व्यवहार के पीछे छुपे पैटर्न क्या हैं, तो वह उनसे दूरी बनाना शुरू कर सकता है। इस प्रक्रिया में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक उपकरण की तरह काम करता है, जो दिखाता है कि कोई कब पेरेंट की तरह आदेश दे रहा है, कब एडल्ट की तरह सोच रहा है और कब चाइल्ड की तरह प्रतिक्रिया कर रहा है। वे कहते हैं कि ऑटोनॉमी की ओर बढ़ने का सबसे अहम कदम है जागरूकता, यानी अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को साफ साफ देखना। इसके बाद आती है सहजता, जहां इंसान बिना दिखावे और बिना गेम्स खेले अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करता है। और फिर आती है अंतरंगता, जिसमें व्यक्ति दूसरों से खुलेपन और विश्वास के साथ जुड़ता है। बर्न यह भी मानते हैं कि ऑटोनॉमी हासिल करना आसान नहीं है। गेम्स की आदत और उनसे मिलने वाले पे ऑफ इंसान को बार बार खींचते हैं, लेकिन जब व्यक्ति छोटे छोटे बदलाव करता है, जैसे गेम्स को पहचानकर रोकना या ईमानदार संवाद करना, तो धीरे धीरे ऑटोनॉमी की ओर बढ़ता है। अध्याय का सार यही है कि ऑटोनॉमी पाना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए आत्मचिंतन, ईमानदारी और साहस की जरूरत है। जब व्यक्ति ऑटोनॉमी हासिल करता है,
तो उसकी जिंदगी गेम्स से मुक्त होकर ज्यादा सच्ची, स्वतंत्र और संतुलित बन जाती है। चैप्टर 18 का शीर्षक है आफ्टर गेम्स, भाट। और इसमें एरिक बर्न यह सवाल उठाते हैं कि जब इंसान गेम्स पहचान ले और उनसे बाहर आ जाए तो उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। बर्न बताते हैं कि गेम्स इंसानों के लिए समय संरचना और भावनात्मक सुरक्षा का साधन रहे हैं। अगर ये खत्म हो जाए तो व्यक्ति को खालीपन या असुरक्षा का एहसास हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि गेम्स की जगह कुछ और सार्थक व्यवहार और अनुभव आए। वे कहते हैं कि गेम्स के बाद इंसान के पास 3 मुख्य विकल्प होते हैं: पास टाइम्स, वर्क और इंटीमेसी। पास टाइम्स हल्की बातचीत और समय बिताने का तरीका है। यह सुरक्षित तो होता है लेकिन गहराई नहीं लाता। वर्क व्यक्ति को उत्पादकता और संतोष देता है क्योंकि इसमें वह अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल करता है। सबसे महत्वपूर्ण है इंटीमेसी, जहां इंसान बिना छुपे मकसद और बिना मैनिपुलेशन के सीधे और सच्चे रूप में दूसरों से जुड़ता है। यही वह अवस्था है जहां असली संतोष और स्वतंत्रता मिलती है। बर्न यह भी बताते हैं कि गेम्स छोड़ना आसान नहीं है क्योंकि वे हमें सुरक्षा और पूर्वानुमान देते हैं, लेकिन अगर इंसान जागरूकता और साहस से आगे बढ़े तो वह ईमानदारी और खुलेपन से रिश्ते बना सकता है। इंटीमेसी डरावनी भी लग सकती है क्योंकि इसमें वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरी दिखानी पड़ती है, लेकिन यही असली आत्मनिर्भरता और मानसिक स्वास्थ्य का प्रमाण है। अध्याय का सार यही है कि गेम्स के बाद इंसान को अपनी जिंदगी पास टाइम्स, काम और सबसे बढ़कर इंटीमेसी से भरनी होगी। यही रास्ता उसे ऑटोनॉमी और सच्चे रिश्तों की ओर ले जाता है, जहां वह गेम्स की चालों और पुराने स्क्रिप्ट से मुक्त होकर पूरी तरह स्वतंत्र और संतुलित जीवन जी सकता है।